नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंच अफेयर में आपका स्वागत है। और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। इसमें कल के लेक्चर भी शामिल है क्योंकि कल का हम टॉपिक डिस्कशन नहीं कर पाए थे कुछ कारण के कारण। ठीक है, तो आइए आज की हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। पहला टॉपिक है कि ऐसी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ऐसा प्रकाशन किया गया है कि विश्व के अधिकांश जो सेंट्रल बैंक हैं वो गोल्ड को अधिक से अधिक परचेज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसमें भारत देश भी शामिल है। भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग है की है उसने क्वार्टर 3 में 2022 में, जिसमें 17.5 टन रिजर्व के संदर्भ में बात की गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों विश्व के अधिकांश सेंट्रल बैंक परचेज कर रहे हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि विश्व में अधिकांश देशों में अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और अधिकांश देश हाई इन्फ्लेशन का शिकार हैं। अधिकांश देशों की जो समृद्धि है वो डाउन फ्लो की तरफ जा रही है, और अधिकांश देश क्या करते हैं, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए गोल्ड को हैज टूल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरे महत्वपूर्ण बात है कि गोल्ड को ऐतिहासिक रूप से हमेशा की तरह क्रिटिकल कंपोनेंट के रूप में देखा जाता है, और इसलिए अधिकांश देश क्या करते हैं, इसको रिजर्व के रूप में अधिक से अधिक बढ़ाने की ओर प्रयासरत होते हैं। तो ये भी एक कारण है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जो साउथ एशिया के देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। गोल्ड के लिए हमेशा आभूषण के संदर्भ में भारतीय महिलाएं और दक्षिण एशिया की महिलाएं हमेशा गोल्ड प्रिय हमको देखने को मिलती हैं। इसलिए गोल्ड में हमेशा ये वाले देश अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा, जब डॉलर का एप्रिसिएशन होता है तो उस रिस्क को कम करने के लिए अधिकांश देश क्या करते हैं, गोल्ड को बेटिस देते हैं। और अधिकांश जो तानाशाही सरकारें हैं वो यूएस और वेस्टर्न यूरोप की कंट्री का जो हैज मनी है, जो दबदबा है डॉलर के संदर्भ में और ट्रेड के संदर्भ में, उसको कम करने के लिए क्या करती हैं, गोल्ड को काउंटर के रूप में उपयोग करने का प्रयास करती हैं। इससे इंपैक्ट क्या होगा, हम अधिक से अधिक गोल्ड का परचेज करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा, और हमको इलीगल एक्टिविटी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, और अधिकांश देशों में इलीगल एक्टिविटी भी हमारे देश में होने की संभावनाएं होंगी। ठीक है, उसको चोरी छिपके उसका ट्रेड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए चर्चा में था। सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं कि गोल्ड को हम कम से कम इंपोर्ट करें। तो सरकार का पहला स्टेप है कि गोल्ड का मोनेटाइजेशन करें। उसके लिए सरकार लेके आई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, और इसका उद्देश्य यह है कि हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशन कंट्री फैसिलिटेट करें कि प्रोडक्टिव परचेज पर्पज के लिए इसका उपयोग करें, ना कि फालतू कामों के लिए गोल्ड का उपयोग कर सकें। दूसरा, सरकार सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आई। अधिकांश भारत देश में जो गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, जो आभूषण के लिए उपयोग किया जाता है और सारे कामों के लिए उपयोग किया जाता है, तो सरकार ये चाहती है कि अधिकांश देश इंपोर्ट ना करें, उसको वर्चुअल रूप से क्या करें, अधिकांश जो भारत देश के नागरिक हैं जिनके पास पैसा है वो गोल्ड में निवेश करें, लेकिन आपको गोल्ड वर्चुअली रूप से मिलेगा, ताकि हम अधिक कम से कम गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे, और हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो हमारा कम होगा। ठीक है, तो दो स्कीम सरकार लेके आई है, आप दोनों स्कीमों को याद रखिएगा। और आरबीआई बिगेस्ट बायर टू सिंस अप्रैल 2022 से, इसमें इंडिया शामिल है, थाईलैंड है, जापान है, हंगरी है और ब्राजील है। तो आप इस डेटा को कोड कर सकते हैं जब भी गोल्ड से संबंधित प्रश्न आता है, गोल्ड संसाधन से संबंधित प्रश्न आता है, तो आप इस डेटा को कोड कर सकते हैं। और कभी कभी हमारे प्रीलिम्स में भी इस तरह के प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसलिंग क्या करती है, रिसर्च करती है, मार्केटिंग करती है, सेल के संदर्भ में अपना मानदंड स्थापित करती है, स्टैंडर्ड्स और मार्केटिंग स्ट्रक्चर गवर्नमेंट पॉलिसी के संदर्भ में बात करती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और भारत देश इसका क्या है, सदस्य। एक एक्ट चर्चा में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पिटीशन को रिजेक्ट किया है। कुछ लोगों के द्वारा एक पिटीशन लगाई गई, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो हमारे फैला थैलिक जो हमारे मतलब कि मटेरियल हैं जो अराउंड 100 ईयर के आसपास हैं,
और ओल्डर हैं, उससे भी अधिक पुराने हैं, उनको एंटीक्विटी के अंतर्गत मतलब कि नहीं लाया जाए, मतलब AATA के एक्ट के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। तो इस पिटीशन को हाई कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट किया। ये एक्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप के जो हमारे एंटीक्विटीज है उनको एक्सपोर्ट करता है, ट्रेड के संदर्भ में मेन मानदंड स्थापित करता है, ताकि इसकी मतलब कि गलत मन की फ्रॉड ना हो सके और ट्रेड मतलब कि ट्रैफिकिंग संबंधी घटनाएं हमको देखने को नहीं मिल सके। जैसे आप कई देखते हैं, कई फिल्मों में आप देखते हैं, या फिर कई आप आए दिन लगातार देख सकते हैं कि ब्रिटेन हमको ये लौटा रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमको लौटा रहा है। तो ये क्या है, भारत देश से वापस मतलब कि चोरी हो के, थेफ्ट होके वहां पे गई हैं और उनको वापस हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे बस। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट चर्चा में है। इसमें क्या हो रहा है कि इस आयोग के पास कई तरह की एनजीओ से कंप्लेंट आ रही हैं कि एनजीओ क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन को गलत इलीगल एक्टिविटी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चर्चा में था, जो कि ये गलत है। किसी भी बालक को, किसी भी चाइल्ड को गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं करना चाहिए। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप करो, उसका कल्याण करो और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करके उनका जो एफिशिएंसी में बात करनी चाहिए, वो मानव संसाधन के रूप में काम करना चाहिए। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2007 में, और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में आया, 2007 में इस आयोग का गठन हुआ और ये संबंधित जो चिल्ड्रन है उसे संबंधित कल्याण की दिशा में कार्य करता है और उसे संबंधित कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उसके संदर्भ में बात करता है। इसमें किसी चाइल्ड को डिफाइन किया गया है 0 से 18 वर्ष तक के लिए, उसको सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न बस इतना पूछा जाएगा और कुछ नहीं। दूसरा, फिफर फिश चर्चा में है। जापान में स्टडी की गई, ये लगातार फिफर फिश गैदर हो रही है वाटर एज में, और जो हमारा इस टाइप की देखने को मिल रहा है वहां पे देखने को मिलती है, और इस फिश को सेमिलुलर स्पोनर फिश भी बोलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये सब चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं, गोल प्रकार की होती है। तो फिफर आपसे पूछा जा सकता है फिश कहाँ है, किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसको ब्लो फिश भी बोलते हैं, कि कटोरी के आकार की होती है, इसको ब्लो फिश भी बोलते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, इसके बाद हमको कुछ ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये फिश क्या है, टॉक्सिन रूप से पूर्ण होती है, डेडली टू ह्यूमन होती है, मानव के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ओशियन वाटर, बैकिस वाटर, इवन फ्रेश वाटर में भी हमको देखने को मिल सकती है। कुछ स्पीसीज हमको ब्रैकिस और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकती है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे बस। दूसरा, अभी हमने 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई, 553 भी। गुरु नानक जी क्या थे, फर्स्ट 10 गुरुओं में से पहले गुरु थे और सिखिज्म के क्या थे, फाउंडर थे। इन्हें आध्यात्मिक रूप से काम किया, सामाजिक कल्याण के रूप में कार्य किया, राजनीतिक उत्थान के रूप में कार्य किया, समानता के लिए कार्य किया, बंधुत्व के लिए काम किया, गॉडनेस की दिशा में कार्य किया और नैतिकता की दिशा में कार्य किया। उन्होंने कहा कि वन गॉड, एक ओकार। इसका मतलब है कि सभी एक ही गॉड है, एक ही ईश्वर है। ठीक है, इसके रूप में कार्य किया और निराकार के रूप में कार्य किया, निर्गुण के रूप में कार्य किया, इसलिए चर्चा में थे। गुरु ग्रंथ साहिब इनने लिखा, जो सिखिज्म का होली टेक्स्ट है। गुरु नानक गुरु पर्व अकॉर्डिंग अराउंड द विश्व मनाया जाता है। हम क्या करते हैं, कुछ गुरुओं को देख लेते हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले गुरु नानक जी थे, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, ये अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास, ठीक है, अकबर के समकालीन गुरु अमरदास नहीं थे, अकबर के समकालीन गुरु रामदास थे, गुरु अर्जुन थे, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये 10 गुरु हैं, 11 गुरु हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक्चुअली क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए वो कौन से गुरु हैं जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया गया था। इस बात को आप कमेंट करके बताइए, अक्सर प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब एक प्राइज चर्चा में है जिसको पुलित्जर प्राइज बोलते हैं, जो इसमें जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट को दिया गया है जिनका नाम है साना मोटो।
और इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि रिपील किया गया था आर्टिकल 370, और इसके विरुद्ध इनने बहुत ही एक्सेलिंग लाइफ, उन बहुत ही मतलब कठोर परिस्थितियां, संवेदनशील परिस्थितियों में इनने लाइफ जीवन व्यतीत की और रिपोर्टिंग की कोविड-19 के संदर्भ में भी, तो इसलिए इनको दिया गया। कभी कभी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो क्या करता है, भारत के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए ऐसी हरकतें करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको दिया गया। और इनके साथ साथ 4 ऐसे इंडियन फोटोग्राफर हैं जैसे दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इशरात मोटो, हमने पढ़ लिया। अमित दावी को भी पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले पुरस्कार 1937 में गोविंद बिहारी लाल को मिला, जो कि गदर पार्टी के सदस्य थे। अमेरिका में इसकी स्थापना हुई, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पहली बार मिला। ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नल, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन के संदर्भ में दिया जाता है। 1917 में जोसेफ पुलित्जर ने इसका स्थापना की और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस के द्वारा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, 22 लॉ कमीशन के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड हैं ऋतुराज अवस्थी, जैसा आप देख पा रहे हैं, और इनका कार्यकाल क्या होगा, 3 ईयर का होगा। सबसे पहली बात है कि ये असंवैधानिक मतलब कि असंविधिक आयोग है, नॉन स्टेचुरी आयोग है। इसके लिए किसी एक्ट की, इस आयोग को किसी एक्ट के तहत स्टेब्लिश नहीं किया गया है। पहला लॉ कमीशन स्वतंत्रता के बाद 1955 में स्टेब्लिश हुआ। अभी तक 270 रिपोर्ट ये पेश कर चुका है। और ये क्या करता है, हमारे देश में विभिन्न कानून संबंधी विषय होते हैं, विभिन्न समाज संबंधी कानून होते हैं, उनके ऊपर राय देता है, ठीक है। और इसकी राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, इतना आप ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा पहला लॉ कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। दूसरा नवाबेट चर्चा में है। प्रधानमंत्री जी ने जनता से आग्रह किया है कि आप सीमा दर्शन के क्षेत्र में एक रूप में भारत देश की समस्त सीमाओं का दर्शन करिए। और नदाबेट क्या है, ये बागा ऑफ गुजरात भी इसको बोलते हैं, और ये गुजरात में हमको देखने को मिलता है, इंडो पाक बॉर्डर के संदर्भ में आप देख पा रहे हैं, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसको 1971 के बार में बीएसएफ के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखेंगे। और सीमा दर्शन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और बीएसएफ गुजरात के संदर्भ में एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ताकि अधिक से अधिक हम क्या करें, टूरिस्ट का विकास कर सकें, ठीक है। दूसरा लिकोपिन चर्चा में है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मोहाली में है, उसने एक नैनो बायो सेंसर का निर्माण किया है ताकि हम लिकोपेन को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, लिकोपेन हमारे मुख्य रूप से टमाटो में देखने को मिलता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट होता है, नॉन प्रो विटामिन ए होता है, और हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है, जैसे कैंसर के विरुद्ध काम कर सकता है, एंटी डायबिटिक हो सकता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव हो सकता है, जो हमारी डर्मोलॉजिस्ट संबंधी डिसीज होती है, इसकी संबंधी डिसीज होती है, उस पर संबंधी कारगर हो सकता है, नीरो को प्रोटेक्ट कर सकता है, बोन प्रोटेक्टिव हो सकता है, टारगेटिंग जो हमारा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है उसको भी कम करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। टमाटर के अलावा ये हमको गुआवा, कैरेट, ठीक है, बैगन, टमाटो, पपाया, रेड ग्रेपफ्रूट, ठीक है, और वाटरमेलन में देखने को मिल सकता है। हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। कहाँ कहाँ मिलता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ग्रीन सेल्स और ग्रीन एनवायरमेंट से चर्चा में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम 2030 तक 45% तक अपना जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसको कम कर सकें 2005 के लेवल पर। अभी 50% कर दिया है, ठीक है, जो हमने एनडीसी टारगेट को अपडेट किया है तब। ग्रीन टैक्स का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी विशेष पर्पज के लिए उपयोग करे ताकि पर्यावरण का हम क्या कर सकें, संरक्षण कर सकें। और गोवा, गुजरात में इस टाइप के टैक्स की ऑलरेडी मतलब की प्रोविजन है। मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा सिमिलर प्रकार का ग्रीन टैक्स, इको टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया है। क्लीन एनवायरमेंट सेस, इसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका उपयोग करना कि यूज ऑफ कोयल और उससे संबंधित जो इमिशन हमको देखने को मिलता है उसकी कम करने का प्रयास इसमें किया जाता है, ठीक है। इसको जो अंडर नेशनल क्लीन एनर्जी इन्वायरमेंट फंड के तहत 2010 में क्रिएट करने का प्रयास किया गया, मतलब किया गया, इसको क्रिएट किया गया। अभी क्या हाल ही में हो रहा है, मलेरिया से संबंधित वैक्सीन
बन रही है, जो सब सारा रीजन में हमको अधिकांश केस देखने को मिलते हैं। और उस वैक्सीन का नाम है मलेरिया। एक्चुअली क्या है, लाइफ जीवन को गवा देने वाली डिसीज है, उसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम पैरासाइट के रूप से होता है, और एनाफ्लीज जो मस्किटो होता है, जो फीमेल होती है, उसके माध्यम से हमें मलेरिया हो सकता है, और जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो WHO ने क्या किया, RTS SOS मतलब कि मॉस्क्यूरिक्स एक वैक्सीन है दो, उनको गैलेक्सो स्मिथ लाइन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके माध्यम से आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो सीवियर मलेरिया हमको केसेस देखने को मिलते हैं उसमें 30% तक कम हमको देखने को मिलेंगे, और भारत बायोटेक को लाइसेंस भी इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, 2029 तक ये काम करेगा। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, टाइप ऑफ जो प्लाज्मोडियम है वो हमको फैल्सीफेरम देखने को मिलता है, बाइवेक्स देखने को मिलता है, मलेरिया देखने को मिलता है, ओवेल और नोलेसी हमको देखने को मिलता है। मेनली हमको ये दो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वर्किंग क्या करेगी, जो RTS S एंड R21 जो वैक्सीन है उनमें कुछ प्रोटीन कंटेंट हमको देखने को मिलता है जो लिवर स्टेज पे मलेरिया पहुंच जाता है, जो बैक्टीरिया उसमें जो पैरासाइट होता है जिसको पोरोजोइट बोलते हैं, उसके कुछ कंटेंट हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हमें हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन है वो भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, जो पी ओवल जो प्लाज्मोडियम ओवल हमको देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के समान ही होता है, लेकिन ये किलर के रूप में नहीं होता है, कम घातक होता है। इसके सिम्टम हमको 48 आवर पहले मिल जाते हैं। हेडेक हो सकता है, न्यूसिया हो सकता है, ट्रीटमेंट मोडालिटी हो सकता है। और ये पी ओवल्स क्या है, डेंजरस नहीं है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये एंडेमिक हमको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक डिसीज चर्चा में जो अधिकांशतः जो हमारे वॉइस होते हैं उसको प्रभावित करती है, और इसका नाम है डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपकी जो बाइसेप्स होते हैं उनका साइज कम हो जाता है। जैसे आपको नॉर्मल ये डिसीज है, नॉर्मल आपका जो बाइसेप्स है ये है, लेकिन इसमें एक्चुअली इस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं, आपकी बॉडी बिल्डिंग इसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आप इस डिसीज से पीड़ित हैं तो इसका एक्चुअली क्या है, कोई भी क्योर नहीं है। आप क्या करो, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और कुल मिलाकर आप फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आप अपनी स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिलारसिया ग्रेसली चर्चा में है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये हमको स्कॉटलैंड में देखने को मिली है, लिजार्ड है और एंसेस्टर है। ठीक है, स्कॉटलैंड हमको देखने को मिलता है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, एक क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे लिजार्ड के अवशेष हमको देखने को मिले हैं। कहाँ देखने को मिले हैं, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये अटलांटिक है, ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस इतना सा आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रश्न यूपीएससी की तरफ पूछ ले जाता है क्या है, तो आप बताएंगे लिजार्ड के अवशेष हैं। ठीक है, दूसरा, एक नई हमको देखने को मिली जो हनी है, इसका नाम है अपीस किरंजोडियन। तो ये वेस्टर्न घाट में हमको देखने को मिली है, इंडियन ब्लैक हनी भी इनको बोलते हैं। और इनको सबसे पहले 1798 में डिस्कस किया गया। इनकी जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, जो क्वांटिटी काफ़ी क्वालिटेटिव होता है और काफ़ी रूप से सेहत के लिए लाभदायक होता है, तो ये चर्चा में था। तो क्या है, एक हनी है, ब्लैक इंडियन हनी है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखेंगे। अभी एलन मस्क ने फाल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया, जिसमें और इसको जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, जो कि फ्लोटरा से लॉन्च किया गया। टेट्रा 1 इसमें शामिल था, माइक्रो सैटेलाइट है। और इसमें एक स्पेस सिस्टम कमांड जो आर्म फोर्स के लिए उपयोग की गई, उसमें दो चीजें इसमें लॉन्च करने की प्रयास की गई। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर सेंटलीज ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा, यूनेस्को IUCN के द्वारा। इसमें कहा गया कि 50% जो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार क्या हो रही हैं, मन की ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार पिघल रहे हैं, इसलिए चर्चा में था।
जिसमें इटली के कुछ ग्लेशियर शामिल हैं, किलिमंजारो के ग्लेशियर शामिल हैं, माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर शामिल हैं और अलास्का के ग्लेशियर शामिल हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से इशू है, आप बस इस रिपोर्ट का ध्यान रखिएगा। किसने जारी की? यूनेस्को और IUCN ने। डिजी यात्रा डाटा प्राइवेसी इशू चर्चा में है। डिजी यात्रा क्या है? एक्चुअली क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट के द्वारा अधिकांश जो हमारे एयरपोर्ट हैं उस पर लागू की गई है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा चालू किया जाता है और वॉलंटरी बेसिस पे स्कीम है, अब ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें क्या करता है, कोई अगर कैमरा है तो आपकी इमेज को रिकॉर्ड करेगा, उसको लाइब्रेरी में ले जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको नंबर में चेंज करने का प्रयास करेगा और आपके फेस पे कोई मार्क्स है तो आपकी उसके द्वारा पहचान आसानी से हो जाएगी और उससे टाइम जो चेक इन का जो टाइम होता है वो उसमें कमी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। दूसरा, राजा राममोहन राय चर्चा में थे। ठीक है, इनकी 250वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके द्वारा सबसे पहले सती प्रथा अधिनियम लाया गया, क्योंकि इनकी भाभी जी स्वयं सती हो गई थी, इसलिए ये सती प्रथा के विरुद्ध हुए और इनके प्रयास से सती प्रथा लाया गया। इनका मानना यह था कि पूर्व के और पश्चिम के विचारों को हमें संश्लेषण करना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको अलग अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हमें एक रूप से देखना चाहिए। धर्म के रूप में काम करते थे कि एक ईश्वर होना चाहिए, निर्गुण है, निराकार है और सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण के विरुद्ध थे। ठीक है, ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। किसी दिन हम राजा राममोहन राय को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके संबंधित जितनी भी टॉपिक है सबको हम पढ़ेंगे राजा राममोहन राय जी से संबंधित। ठीक है, अच्छा, कमेंट करके बताइएगा इनको राजा की उपाधि किसने दी? लेकिन इनका नाम तो राममोहन राय था ना, लेकिन राजा की उपाधि किसने दी? कौन सा शासक था? वो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। दूसरा, जनजातीय गौरव दिवस चर्चा में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 नवंबर को या फिर भारत सरकार ने 15 नवंबर को इस गौरव दिवस को मनाने की घोषणा की और इसको जो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं उनकी एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। बिरसा मुंडा फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और ट्राइबल लीडर के रूप में काम किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट इनने उनको बढ़ाने की दिशा में कार्य किया। इनको भगवान के रूप में भी जाना जाता था और इनका एक महत्वपूर्ण जो विद्रोह है जिसको उल गुलान विद्रोह भी बोलते हैं, 1899 से 1900 के मध्य हुआ, ट्राइबल से संबंधित था, ब्रिटिश के विरुद्ध था। ठीक है, इसको बस आप याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल ST/ST हब स्कीम चर्चा में है। ST/ST लोगों के लिए जो उद्यमता पूर्ण विकास करने के लिए इसका उपयोग लाया गया। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत ये काम करेगी। ठीक है, इससे वित्तीय सहायता अधिक से अधिक लोगों को दी जाएगी ताकि इंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर विकसित हो सके। लेक विक्टोरिया चर्चा में है, इसके अंदर अभी प्लेन क्रैश होगा तो इसी चर्चा में है। विक्टोरिया लेक के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? आप देख सकते हैं, इक्वेटर होकर गुजरती है। इनसे देश हमको लगते हैं, युगांडा लगता है, केन्या लगता है, तंजानिया लगता है, 3 देश लगते हैं। दूसरा, ये विक्टोरिया के अलावा अन्य लेक भी हैं, जैसे लेक तुर्काना है सबसे ऊपर, लेक न्योका है, लेक अल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक कीवू है, लेक तंजानिका है, लेक रुकावा है, लेक मबेरू है और लेक मलावी है। सबसे नीचे कौन सी है? लेक मलावी। सबसे ऊपर कौन है? लेक तुर्काना। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न ऊपर से नीचे अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आप लोगों को डिस्कशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच और अपने सपनों को लगातार पूरे करते रहिए। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए ताकि आप सक्सेस जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।